हेलो गाइस, मेरा नाम है सुजल जायसवाल और आप देख रहे हैं थिंक यूजीसी नेट एंड जेआरएफ। सो फाइनली मेरा भी जेआरएफ हो गया है। अगर मैं आपको मेरी जेआरएफ जर्नी के बारे में बताऊं तो मेरी जो ग्रेजुएशन हुई है बीएससी कंप्यूटर साइंस से हुई है, लेकिन मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है उसमें मैंने एमए किया है हिंदी लिटरेचर से। यूजीसी नेट का ये मेरा 4th अटेम्प्ट था और मैंने यह भी सोच लिया था कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट भी होने वाला है, क्योंकि कब तक मैं एक ही बुक्स को बार बार पढ़ूंगा। क्योंकि जो लगातार नेट के एग्ज़ाम देते हैं उन्हें पता होगा कि एक ही बुक को बार बार पढ़ना कितना मतलब उसमें कितनी प्रॉब्लम्स आती है जब आप एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़ रहे हैं और बार बार आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, लेकिन मैंने मन ही मन ये भी सोच रखा था कि जब तक जेआरएफ नहीं होगा पीएचडी नहीं करनी है, क्योंकि विदाउट जेआरएफ अगर पीएचडी करूँगा तो फेलोशिप नहीं मिलेगी और फेलोशिप तो ज़रूरी है, आप समझ सकते हैं। अगर मैं शुरुआत से आपको सब कुछ बताऊं तो जब मैंने एमए में एडमिशन लिया था तभी जेआरएफ करके पीएचडी करने का डिसाइड कर लिया था। मास्टर डिग्री के बाद पीएचडी करनी है, वो भी जेआरएफ की फेलोशिप लेकर। जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो डॉक्टर लोकेश बाली सर के अंडर में मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट की और शायद 13 नवंबर 2021 से मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। और जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था मैंने दिसंबर 2023 में दिया था। मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था काफ़ी अच्छा गया था। मैंने दोनों पेपर को मिलाकर 95 क्वेश्चन सही किए थे, जिसमें से हिंदी लिटरेचर में मेरे 71 क्वेश्चन सही थे और पेपर 1 में 25 क्वेश्चन सही थे। मुझे लग रहा था कि इसमें मेरा जेआरएफ तो आसानी से हो जाना चाहिए। मैं ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ और ओबीसी कैटेगरी का जो जेआरएफ का कट ऑफ रहता है 95-96 पर होता है। लेकिन जिस दिन रिज़ल्ट आया मैंने रिज़ल्ट देखा और पता चला कि उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था और मेरी जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम था उस शिफ्ट के नंबर कम हो गए और मेरा जेआरएफ नहीं हुआ। जेआरएफ का फाइनल कट ऑफ गया था 97.9 कुछ एंड आई गॉट 97.3 परसेंटाइल। केवल 0.5 से मेरा जेआरएफ नहीं हुआ। हालांकि मेरा नेट हो गया था, लेकिन मेरा टारगेट कभी भी नेट नहीं था, इसलिए नेट की मुझे खुशी नहीं हुई। मुझे चाहिए था जेआरएफ और 0.5 से जेआरएफ ना होना एक तरह से मेरा दिल टूट चुका था। फिर मैंने डॉक्टर लोकेश सर को फ़ोन लगाया। उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा तुम टॉप 6% में आ गए हो तो अभी इसकी खुशी मनाओ, और तुम अभी एमए फर्स्ट ईयर में हो और ये भी तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो तुम खुशी मनाओ कि कम से कम तुम्हारा नेट तो हुआ। और फिर उन्होंने मुझे समझाया कि हम कोशिश करेंगे आगे और जेआरएफ भी कंप्लीट करेंगे। जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट पास किया था तो उसके बाद लोकेश सर ने मेरा इंटरव्यू भी लिया था। आप मेरा इंटरव्यू डॉक्टर लोकेश बाली सर के जो यूट्यूब चैनल उस पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद एनटीए ने फिर से एक नोटिफिकेशन निकाला कि कोविड के कारण जो हम साल में 2 बार एग्ज़ाम नहीं ले पा रहे थे, इस वजह से जो हमारा स्केड्यूल जो गड़बड़ हुआ है उसे सही करने के लिए हम 2023 में 3 बार एग्ज़ाम लेंगे। एक एग्ज़ाम होगा मार्च 2023 में, एक होगा जून 2023 में और एक होगा दिसंबर 2023 में। अब मैंने सोचा कि बहुत बढ़िया मौका है, इन 3 अटेम्प्ट में से एक में तो मुझे जेआरएफ चाहिए, क्योंकि इसके 1 साल बाद मेरी मास्टर डिग्री भी कंप्लीट हो जाती। तो मैंने सोच रखा था कि इन 3 अटेम्प्ट में से एक में तो मुझे जेआरएफ चाहिए। मार्च 2023 में मैंने अपनी इस एग्ज़ाम का दूसरा अटेम्प्ट दिया। पेपर की डेट नज़दीक आई, पूरा सिलेबस कंप्लीट किया और पेपर देने गया। पेपर जैसे ही दिया तो देखता हूँ कि एनटीए ने इस बार क्वेश्चन पूछने का तरीका ही पूरा चेंज कर दिया। अब 4 ऑब्जेक्टिव्स की जगह 5 ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं और काफ़ी लेंदी पेपर आ रहा है। पेपर देख के एक बार तो होश उड़े थे, लेकिन फिर धीरे धीरे पेपर किया, पेपर देकर बाहर निकला। उसके कुछ दिनों बाद आंसर कीज आई और देखा कि इस बार तो केवल 86 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं। मुझे लगा दूर दूर तक जेआरएफ का कोई चांस नहीं है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में 96 क्वेश्चन पे केवल 5 परसेंटाइल्स में रह गया था, तो इस बार तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन फिर रिजल्ट आता है, मैंने देखा कि आई गॉट 97.56 परसेंटाइल, जो कि पिछली बार से भी ज़्यादा है। लेकिन जेआरएफ नहीं हुआ है। रिजल्ट पे लिखा है क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। लेकिन फिर मैंने जब जेआरएफ का फाइनल कट ऑफ देखा तो वहाँ लिखा हुआ था अराउंड 98.56 परसेंटाइल। मतलब केवल 1 परसेंटाइल की वजह से इस बार फिर मेरा जेआरएफ रुक गया। पिछली बार मेरा जेआरएफ 0.5 से रुका था और इस बार मेरा जेआरएफ 1 परसेंटाइल से रुक गया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और एनटीए ने जल्द ही एक और नोटिफिकेशन जारी किया कि जून 2023 में हम फिर से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम लेंगे। मैंने फिर से प्रिपरेशन करना चालू किया और इस समय तक मेरा मास्टर डिग्री में फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका था। अब एनटीए के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट किया
और केवल 2 महीने का टाइम मेरे पास था, क्योंकि मार्च में अभी एग्ज़ाम हुआ था और जून में फिर से एग्ज़ाम होना था। तो 2 महीने लगातार 10-10 घंटे पढ़ाई की, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ पढ़ना चालू किया और इसके बाद मैंने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करा। अब आता है पेपर वाला दिन। जून में पेपर होना था। पेपर वाले दिन मेरा सेंटर इस बार आउट ऑफ टाउन था, तो मुझे बाहर जाना पड़ा। एक दिन पहले मैं पेपर की डेस्टिनेशन पर पहुंचा और अगले दिन पेपर दिया। अब जैसे ही मैंने पेपर देखा और मैं समझ गया था कि ये यूजीसी नेट के इतिहास का, हिंदी लिटरेचर का अभी तक का सबसे टफ पेपर है। आधे बच्चों के वहीं पर होश उड़ गए थे और सही बताऊं तो मेरे भी उड़ गए थे। लेकिन जैसे तैसे 150 क्वेश्चन एक एक करके 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 कंप्लीट करता गया और पेपर ख़त्म किया। पेपर ख़त्म होते होते तो पता चल गया था बहुत टफ पेपर था। एग्ज़ामिनेशन हॉल से मैं बाहर निकला, घर आया, काफ़ी उदास था। मुझे लगा था इस बार भी जेआरएफ नहीं होगा। फिर आता है आंसर की वाला दिन। अब आंसर की मैच करना किसी युद्ध लड़ने से कम नहीं होता है। हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, आप सभी जानते होंगे। आंसर की में मैंने एक एक क्वेश्चन मैच किया, मेरे 88 क्वेश्चन सही हुए। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसलिए आया था क्योंकि पिछली बार 86 में मैं 1 परसेंटाइल से रह गया था, तो इस बार कहीं ना कहीं 2 क्वेश्चन तो ज़्यादा हैं। वो पेपर भी टफ है, तो कट ऑफ नीचे जाने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं मेरा जेआरएफ इस बार हो सकता है, मुझे अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था। रिज़ल्ट वाला दिन आता है। रिज़ल्ट में देखता हूँ कि आई गॉट 98.79 परसेंटाइल, जो अभी तक मैंने जितने भी अटेम्प्ट दिए थे उसमें सबसे ज़्यादा था। लेकिन रिज़ल्ट में लिखा हुआ था क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, जिसे मैं देखकर थक गया था। पिछले 3 अटेम्प्ट से यही लाइन देख रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो जेआरएफ की फाइनल लिस्ट देखते हैं इस बार कितने नंबर से नहीं हुआ, 0.5, 0.6 या 1। जैसे ही मैंने जेआरएफ का फाइनल कट ऑफ देखा तो उसमें लिखा हुआ था 98.82 परसेंटाइल और मुझे मिले थे 98.79, मतलब 0.3 परसेंटाइल से इस बार फिर मेरा जेआरएफ नहीं हुआ। अभी तक जितने भी रिजल्ट देखे थे उसके बाद सिर्फ एक दुख था कि यार नहीं हुआ, लेकिन ये रिजल्ट देखने के बाद मैं टूट गया था। क्योंकि एक 21 साल का लड़का कब तक अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखेगा? कभी ना कभी तो सब्र का बांध टूटेगा, और इस अटेम्प्ट के बाद मेरा सब्र का बांध टूट गया और मेरी आंखों से इतने आंसू निकले, मैं इतना रोया हूँ कि उसके बारे में बता नहीं सकता। वो सबसे बुरा फेज़ था इस एनटीए की जर्नी में, जेआरएफ की जर्नी में, क्योंकि हर बार कभी 0.5 से रह जाना, कभी 1 परसेंटाइल से रह जाना, लेकिन इस बार तो 0.3 से मैं रह गया था, तो मैं काफ़ी टूट चुका था। इस अटेम्प्ट के बाद मुझे मेरी फैमिली ने बहुत समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, तुम 21 साल की उम्र में 3 बार नेट क्वालिफाई कर चुके हो, लोगों की उम्र निकल जाती है करने में। लेकिन अब उन्हें कौन बताए कि मेरे सिर पर तो जेआरएफ का भूत सवार था। मुझे तो फेलोशिप चाहिए, पीएचडी करनी है, लेकिन नाम के आगे जेआरएफ तो होना चाहिए। इसके बाद मैंने 1 महीने का ब्रेक लिया। 1 महीने का ब्रेक इसलिए लिया क्योंकि मुझे पता था अगला अटेम्प्ट दिसंबर में होने वाला है, तो कहीं ना कहीं मेरे पास 5 महीने हैं अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। तो मैंने 1 महीने का ब्रेक लिया। उसके बाद एक प्रॉपर प्लान बनाया कि पेपर 1 कब पढ़ना है, हिंदी लिटरेचर कब पढ़ना है, पेपर 1 में मुझे कितना स्कोर करना चाहिए, हिंदी में कितना स्कोर करना चाहिए कि जो ओबीसी का फाइनल कट ऑफ है मैं उसे पार कर जाऊँ। ओबीसी का फाइनल कट ऑफ 95-96 क्वेश्चन सही होने पर आप बॉर्डर पे होते हो कि आपका चांस है कि हो जाए। अब मैं सोच रहा था कि किस तरह से इससे आगे निकला जाए, क्योंकि मैं 86-88 में फंस चुका था। केवल फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 95 क्वेश्चन सही थे। इस बार मैंने कोशिश की कि क्यों ना पेपर 1 में 25 क्वेश्चन जो मेरे हमेशा सही होते हैं उसको मैं किसी तरह से 30 तक लेकर जाऊं, और हिंदी अगर मैं 65 तक भी रखता हूं तो मेरे दोनों को मिला के 95 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और अब जो एग्ज़ाम हो रही है उसमें 95 क्वेश्चन सही करना मतलब ओबीसी कैटेगरी में आपका जेआरएफ पक्का है, क्योंकि अब पेपर का जो लेवल है काफ़ी हाई हो चुका है। पहले 100 क्वेश्चन में होता था, लेकिन अब 95। जैसे जैसे पेपर का लेवल टफ हो रहा है, कट ऑफ भी नीचे जा रही है। फिर मैंने 12-12 घंटे पढ़ाई करना स्टार्ट की। किसी के बर्थडे में नहीं जाता था, किसी की फैमिली फंक्शन में नहीं जाता था, शादी में नहीं जाता था, सिर्फ एक ही काम करता था, पढ़ना 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 और पढ़ना। 10 से 12 घंटे रोज़ पढ़ाई की, एक दिन का ब्रेक नहीं लिया।
संडे को नो हॉलीडेज, मतलब दिन भर सिर्फ पढ़ना पढ़ना और पढ़ना, एक दिन की भी छुट्टी मैंने नहीं ली। जिस भी दिन मुझे पढ़ना होता था उसकी सुबह ही मैं एक चार्ट बना लेता था कि इतनी बजे मुझे ये करना है, इतनी बजे ये करना है, और जब तक उस पर टिक नहीं लग जाता था कि हाँ ये मेरा हो गया है, तब तक मैं पढ़ना छोड़ता नहीं था। तो मैंने इस अटेम्प्ट में अपना सब कुछ इस एग्ज़ाम को दे दिया कि इस बार तो आर या पार की लड़ाई है, सब कुछ करना है, इस बार जेआरएफ क्लियर करना है। क्योंकि इस साल में 3 बार एग्ज़ाम हुई है और शुरू के 2 अटेम्प्ट्स में मैं जेआरएफ नहीं कर पाया हूँ, तो ये लास्ट अटेम्प्ट है। क्योंकि इसके बाद मुझे ये उम्मीद थी कि सिलेबस चेंज होने वाला है और शायद माइनस मार्किंग भी इसमें आ सकती है, जो अब आगे आने वाला अटेम्प्ट था। तो मैंने सोचा था बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इस अटेम्प्ट में तो मुझे अब किसी भी तरह से जेआरएफ करना ही करना है। धीरे धीरे आता है दिसंबर, एग्ज़ाम की डेट डिसाइड करता है एनटीए कि इस बार हम एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में लेंगे, और एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम लेने का मतलब है कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी। अब तो और मुझे लग रहा था कि नहीं, इस बार तो जेआरएफ करना ही है, क्योंकि ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होने का मतलब है कि अब जो रिज़ल्ट है परसेंटाइल में नहीं आएगा, अब रिज़ल्ट परसेंटेज में आएगा, और बच्चे को पता रहेगा कि कितने नंबर उसे आए हैं और कितने नंबर पे फाइनल कट ऑफ गई है। सारी इन्फॉर्मेशन बच्चे के सामने आ जाती है। परसेंटाइल में ऐसा नहीं होता है। तो मुझे लगा था कि इस बार बहुत अच्छा मौका है, एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, परसेंटेज में रिज़ल्ट आएगा, तो जेआरएफ इस बार करना ही करना है। फिर पेपर की डेट डिसाइड होती है, एनटीए डेट शीट जारी करता है जिसमें बताया जाता है शायद 11 या 12 दिसंबर को हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था। मैंने एग्ज़ाम दिया, मुझे पेपर काफ़ी अच्छा लगा। 3 घंटे स्मूथली मैंने पेपर किया। 3 घंटे कब आराम से निकल गए मुझे पता नहीं चला, और 20 से 30 मिनट एक्स्ट्रा भी मेरे बच गए थे इस लास्ट वाले अटेम्प्ट में। मैंने एक बार फिर से 150 क्वेश्चंस को रीचेक किया और बहुत अच्छे से पेपर दिया, और मैं पेपर दे के बाहर निकला। जैसे ही मैंने पेपर दे के बाहर निकला तो देखता हूँ कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि यार पेपर बहुत बड़ा था, मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। कुछ बच्चे बोल रहे हैं पेपर लेंदी था, कुछ बच्चे बोल रहे हैं पेपर टफ था। लेकिन मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा था, क्योंकि पेपर मेरा काफ़ी अच्छा गया था। अब जैसे ही मैं घर आया, फिर मैंने यूट्यूब पे एनालिसिस देखे कि किसका पेपर कैसा गया है, किसके कितने क्वेश्चन लगभग अंदाजे से सही हो रहे हैं, क्योंकि अभी आंसर की नहीं आई थी। यूट्यूब पे भी एनालिसिस देखा तो यूट्यूब पे भी सब लोग बोल रहे थे कि पेपर काफ़ी लेंदी है, काफ़ी टफ था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। अब आंसर की के इंतज़ार में 15 से 20 दिन निकल गए, लेकिन आंसर की नहीं आई। आंसर की शायद 4 या 5 जनवरी को आई थी 2024 में, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने इस बार, क्योंकि इस बार बहुत डर लग रहा था आंसर की मैच करने में, पूरे हाथ ठंडे पड़ गए थे, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं पेपर 1 की आंसर की मैच करूँगा। मैंने एक एक क्वेश्चन देखता गया और मेरे 30 क्वेश्चन उसमें सही हो गए। जो मेरा टारगेट था कि पेपर 1 में 30 क्वेश्चन मुझे सही करना है, और वो काफ़ी अच्छा हो गया। तो मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा कि चलो 30 क्वेश्चन मेरे पेपर 1 में सही हो गए। इसके बाद मुझे और कॉन्फिडेंस आया हिंदी लिटरेचर का पेपर की आंसर की मैच करने में। उसकी भी मैं मैच करता गया और मेरे क्वेश्चन हुए 65 क्वेश्चन सही हुए। तो इस पेपर को देने से पहले जो मैंने टारगेट बनाया था कि 65 + 30 का रेशो मेरा होना चाहिए, ताकि दोनों मिला के एवरेज मेरा 95 क्वेश्चन सही हो जाए, उसे मैंने अचीव कर लिया था। तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि इस बार जेआरएफ हो जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। इसके बाद आंसर की मैंने मैच की, और यूट्यूब पर ऐसी कोई वीडियो नहीं बची थी जो मैंने ना देखी हो कि इस बार हिंदी लिटरेचर का कट ऑफ कितना जाएगा। रोज़ सुबह यही देखता था कि क्या किसी नए टीचर ने कोई वीडियो डाली है, फ़िल्टर लगाता था यूट्यूब पे कि आज किसी ने वीडियो डाली है तो वो मेरे सामने आ जाए। मतलब सभी सरों की मैंने वीडियोस देख ली थी, कोई भी ऐसा नहीं बचा था जिसकी वीडियो देखना बाकी था, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स आंसर की के बाद यही करते हैं और मैं भी यही करता था। अब आता है रिज़ल्ट वाला डे, क्योंकि एनटीए ने पहले ही अपने शेड्यूल में दे दिया था कि 10 जनवरी को हम रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे, लेकिन 9 जनवरी को ही एनटीए ने एक और ट्विटर पर ट्वीट करके बताया था कि हम 10 जनवरी को रिज़ल्ट नहीं दे रहे हैं, आपका रिज़ल्ट आएगा 17 जनवरी को। तो मुझे थोड़ी शांति हुई कि चलो ठीक है, अभी 17 जनवरी में टाइम है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि 16 जनवरी को मेरा आता है बर्थडे। अब मन ही मन ये सोच रहा था कि काश एनटीए मुझे बर्थडे गिफ्ट में जेआरएफ का अवार्ड लेटर दे दे, तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो 16 जनवरी को मैंने बर्थडे तो मनाया,
लेकिन 17 जनवरी की सुबह मेरी नींद 6 या 7 बजे ही खुल गई, क्योंकि रिज़ल्ट जिस दिन आने वाला होता है उस दिन नींद किस बच्चे को आती है, किसी को नहीं आती। तो 17 जनवरी को मैं उठा, और जिन जिन बच्चों ने रिज़ल्ट देखा है वो सभी जानते हैं कि 17 जनवरी को तो रिज़ल्ट आया ही नहीं। सुबह 8 बजे से लेकर रात की 1 बजे तक सारे बच्चे रिज़ल्ट को रिफ़्रेश करते हुए थक गए, लेकिन एनटीए की साइट पे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। फिर मैं सो गया। अगले दिन सुबह 8 बजे फिर से नींद खुल गई। 18 जनवरी को एनटीए की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया कि हम 17 जनवरी को किसी टेक्निकल इशू की वजह से रिज़ल्ट जारी नहीं कर पाए, तो हम 18 जनवरी के बाद उचित समय पर, ड्यू कोर्स उसमें एक टर्म लिखी थी कि हम एक उचित समय पर रिज़ल्ट जारी करेंगे। उन्होंने टाइम मेंशन नहीं किया था। अब 18 जनवरी को भी सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक उस ऑफिशियल वेबसाइट के पेज को रिफ़्रेश करते करते रात हो गई और थक गया और सो गया। कहीं ना कहीं डर था कि एनटीए रात में ही ऐसे काम करता है, रात में ही रिज़ल्ट देता है, लेकिन फिर भी मैंने 12 बजे तक का वेट किया और मैं सो गया। अगले दिन 19 जनवरी को जैसे ही मैं उठा, सबसे पहले मैंने मोबाइल देखा और वहाँ लिखा हुआ था एनटीए हैज़ डिक्लेयर्ड द रिज़ल्ट ऑफ यूजीसी नेट। मैंने चश्मा भी नहीं पहन रखा था और मैं अपने बेड से उतरा और जल्दी से जल्दी मैंने पीसी चालू किया, क्योंकि अभी तक मैं सारे रिज़ल्ट मोबाइल पे देखता था और वहाँ पर लिखा था क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। तो मैंने सोच लिया था इस बार मैं रिज़ल्ट मोबाइल पे नहीं देखूंगा, मैं रिज़ल्ट इस बार कंप्यूटर पे देखूंगा। मैंने कंप्यूटर चालू किया, एनटीए की वेबसाइट पर गया, हाथ ऐसे काँप रहे थे। जैसे ही मैंने रोल नंबर अपना उस पर कीबोर्ड पर डाला, और आप सभी जानते हैं जब भी रिज़ल्ट आता है तो पहले अपना इधर इस साइड में फ़ोटो रहता है, यहाँ पर अपनी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन रहती है, और थोड़ा सा नीचे लिखा रहता है कि क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली और क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। तो जैसे ही मैंने माउस से स्क्रॉल किया, ऐसे देख रहा था, वो लाइन का इंतज़ार कर रहा था, और वहाँ पर लिखा था क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। मैं आपको बता नहीं सकता, जैसे ही मैंने ये लाइन देखी मेरी आंखों से आंसू निकल गए। पिछले 1.5 से 2 सालों की मेहनत मेरे सामने मुझे दिख रही थी, और ये जो अभी जो मैं फीलिंग आपको बता रहा हूँ ये आपको तभी समझ में आएगी जब आपके रिज़ल्ट पर लिखा आएगा क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर मैंने रिज़ल्ट देखा, और जो मैंने प्रण लिया था कि लोकेश सर को जब तक नहीं बताऊंगा तब तक जेआरएफ नहीं होगा, तब तक उनसे बात नहीं करूंगा, सबसे पहले मैंने कॉल किया डॉक्टर लोकेश सर को। मैंने उन्हें कॉल किया सुबह 8 बजे, और सर ने फ़ोन भी उठा लिया क्योंकि उनको लगा था कि कुछ होने वाला है। और रोते रोते मैंने उनसे बोला कि सर फाइनली जेआरएफ हो गया है। सर बहुत खुश हुए, और हमने थोड़ी बहुत बात करी उसके बाद, क्योंकि मैं बात नहीं कर पाया था, मैं इतना रो रहा था, और हमारी बात हुई और फ़ोन कट हुआ। उसके थोड़ी देर बाद एनटीए ने कट ऑफ लिस्ट जारी की, तो मैंने सोचा कि चलो अब देखते हैं कि कितने नंबर से मेरा हुआ है या कितना कम ज़्यादा हुआ है, कितने 1 पॉइंट से मैं अंदर हूँ, क्योंकि इस बार बाहर होने की तो कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि मेरे रिज़ल्ट पे लिखा गया था क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ। तो जैसे ही मैंने देखा, ओबीसी का जेआरएफ का फाइनल कट ऑफ गया 170 पर, जनरल का फाइनल कट ऑफ गया 184 पर, एंड आई गॉट 190। मतलब ओबीसी के कट ऑफ से 20 नंबर ज़्यादा और जनरल के कट ऑफ से 6 नंबर ज़्यादा। खुशी का ठिकाना नहीं था कि मेरा सिलेक्शन एक एक नंबर से 0.3 से 0.5 से कितनी बार चुका है, और अब मैं फाइनल कट ऑफ से भी 20 नंबर ज़्यादा हूँ, और मेरे से ऊपर जो जनरल का कट ऑफ है उससे भी 6 नंबर ज़्यादा हूँ। तो काफ़ी मुझे खुशी हुई कि जो 1.5 साल की जो मेहनत थी, 2 साल की जो मेहनत थी, वो रंग लाई, और मैंने अच्छा स्कोर किया, और फाइनली मेरे रिज़ल्ट पर आया क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ। यूजीसी नेट की इस एग्ज़ाम से मैंने एक चीज़ सीखी है कि आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, आप अपना घर पे 100% दें, आप क्लासेस में अपना 100% दें, लेकिन अगर वो 3 घंटों में आपने अपना 100% नहीं दिया तो आपका जेआरएफ तो नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है। आप कभी 0.5 से रहेंगे, कभी 0.3 से रहेंगे, कभी 1 नंबर से रह जाएंगे। अगर आपको जेआरएफ चाहिए
तो उन 3 घंटों में आपको 100% से भी 110% देना होगा, अपना सब कुछ देना होगा, तभी आप ऑल इंडिया में अपने सब्जेक्ट में टॉप 1% पर आ पाएंगे। ये मैंने इस एग्ज़ाम से सीखा है। तो यही थी मेरी JRF की जर्नी। लेकिन आपके लिए एक ज़रूरी खबर है, ये जो चैनल मैंने बनाया है थिंक UGC नेट एंड JRF, इस चैनल से आपको क्या फ़ायदा होगा। तो इस चैनल में आपको सबसे तेज इन्फॉर्मेशन मिलेगी, चाहे वो NTA से रिलेटेड हो, JRF से रिलेटेड हो, PhD से रिलेटेड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड हो। मतलब एक UGC नेट एस्पिरेंट्स के पास जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो आपको इस चैनल पर मैं दूंगा। साथ ही साथ अगर आप हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स की वीडियो मिलेगी। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, अगर आपको पेपर 1 पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैं जानता हूँ पेपर 1 पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को खास करके, तो अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें जानता हूँ जो पेपर 1 में हमेशा आती हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल आपको दूँ तो डेटा इंटरप्रिटेशन अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके 5 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का हमेशा एक क्वेश्चन आता है। मैथ्स से जुड़ा जो भी पोर्शन है वो हिंदी मीडियम के छात्र छोड़ देते हैं, अगर आप उसे भी कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ऐसे बहुत से टॉपिक्स मैं जानता हूँ जो यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाता है, लेकिन वो हमेशा पेपर में आते हैं, पढ़ाते हैं लेकिन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए, और हिंदी मीडियम के छात्र कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो अगर आप मेरे खुद के बनाए हुए नोट से पेपर 1 या फिर हिंदी लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं और NTA से संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन है, रिजल्ट, ट्विटर पर NTA कोई ट्वीट करता है या कुछ भी, अगर आप तक सबसे तेज कोई चीज़ पहुंचेगी तो इस चैनल के द्वारा पहुंचेगी। सो आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सीधा बात कर सकते हैं। और मिलेंगे अब जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक UGC नेट एंड JRF। नमस्ते।